कंसिस्टेंसी मतलब आप रोज पढ़ो, आप भले ही एक दिन में 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, पर आप पढ़ रहे हो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। आई थिंक सो कि मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अब होता क्या है ना मैं रात के 1 बजे पढ़ता हूँ, 2 बजे तक पढ़ता हूँ, 3 बजे तक पढ़ता हूँ, वो भी पढ़ रहा है। हम दोनों बंदों में डिफरेंस क्या रहेगा कि जब रात को 2-3 बजे वो पढ़ने के बाद वो सोने जाएगा, तो एक बंदा सोचता है कि यार मैं काम हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब इससे ज़्यादा मैं प्राइवेट नौकरी कर लेता, अच्छी जॉब मिल जाती, घर के पास रहता, रात रात में पढ़ रहा हूँ। तो वो ये सोच के सो जाता है। दूसरा बंदा क्या होगा, वो सोचता है कि यार आज अच्छी पढ़ाई हुई है, कल मैं इससे ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, इससे ज़्यादा टॉपिक क्लियर करूँगा। दैट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन टू पीपल। और जो मेरे हिसाब से जो बंदे पॉजिटिव वे में सोचते हैं उनका सिलेक्शन होता है। मोटिवेशन में कुछ नहीं, मोटिवेशन इज लाइक नशा। जब तक आप पियोगे, जब तक आप मोटिवेशन की रील देखोगे, जब तक आपको मोटिवेशन रहता है, उसके बाद मोटिवेशन डाउन होगा। पर मोटिवेशन पे मेन है कंसिस्टेंसी। हेलो अमन सर, वेलकम टू आवर चैनल जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो मैं आप सबको बता दूं कि आज हमारे साथ अमन सर हैं जो कि एम्स जम्मू में नर्सिंग ऑफिसर है। आई वेलकम यू अमन सर ऑन आवर चैनल। ठीक है, तो सर थैंक यू आज मैम। हमारे साथ कुछ इस टाइप का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है आज के टाइम में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो हमारे साथ सर जुड़े हैं वो अपनी सारी जो स्टोरी है रिलेटेड टू कॉलेज से लेके कैसे उनके दिमाग में आया कि उन्हें जो है नर्सिंग ऑफिसर बनना है, वो भी एम्स में। ठीक है, तो सर जो है आज आपके साथ सभी छोटे छोटे पॉइंट जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। हाँ सर के साथ, तो सर आप मुझे बताइए कि आपने स्कूलिंग कहाँ से किया है। ये मेरा नाम अमन नेगी है और मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। तो अब हम जो हमारी स्कूलिंग थी तो इतने बड़े अच्छे स्कूल से तो हुई नहीं थी, फिर भी हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे लिए हो सकता था वो सब एफर्ट करा है। तो मैंने अपनी स्कूलिंग करी है दून ग्रामर स्कूल से, 10th मैंने करी है, और एसजीआर पब्लिक स्कूल भाने वाले से मैंने अपनी 12th पास आउट करी थी। ठीक है, फिर इसके बाद 12th पास आउट करने के बाद देन वैसे तो नर्सिंग के बारे में मुझे कोई नॉलेज तो थी नहीं, 12th तक तो मेरा ये डिसाइड नहीं था कि मुझे करना क्या है। तो हमारे फादर इज वेरी अवेयर अबाउट आवर फ्यूचर, वो हमारे फ्यूचर के बारे में काफी अवेयर थे, तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट करा एंड जो उन्होंने पाथ बताया था मैं उसी रास्ते पे चला। देन आई ज्वाइन द एसजीआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून एंड देन आई बिगन स्टार्ट माय जर्नी फ्रॉम 2018 आई थिंक माय नर्सिंग बैच स्टार्टेड। तब से मैंने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई शुरू कर दी थी। और ठीक है सर, ये ठीक है। वैसे आज कल जो नर्सिंग का हमारा कोर्स है वो बहुत कल्चर में आ गया है, हर कोई सोचता है कि नर्सिंग करने के लिए। तो आपने बताया कि एसजीआरआर से आपने जो है अपना नर्सिंग किया है, तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि किस टाइप का एनवायरनमेंट आपके कॉलेज का था, या मतलब कॉलेज में कोई आपको इस तरीके से गाइड करता था कि आफ्टर जो आपकी ग्रेजुएशन है कि आप किस तरीके से नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। कि जब जो जैसे कॉलेज की बात कही आपने, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे कॉलेज के 4 साल बहुत ही स्मूथ निकले हैं। मतलब स्मूथ इन से ना, हमने इतनी पढ़ाई करी है उन कॉलेज के 4 सालों में। भले ही हम ऐसा था कि रोज क्लास जाना था, क्लास अटेंड करनी थी, पर जो उससे आपकी जो पढ़ाई थी वो मैंने कभी कॉलेज में करी नहीं, ना मैंने कभी एक्सपेक्ट करा था कि मतलब नर्सिंग में भी इस लेवल की पढ़ाई होती है। तो जैसे हमारे 4 साल थे बहुत ही स्मूथ निकले थे। हम पेपर से एक दिन पहले पढ़ना था, पास हो जाते थे। तो मतलब 4 साल तो ऐसे ही रहा, मतलब इतना कुछ टफ लगा नहीं नर्सिंग करते करते। पर जब वो 4 साल करने के बाद जब हम बाहर आए, जब हमने बोला चलो यार कोचिंग कोचिंग की तरफ कुछ देखा जाए, मतलब पढ़ा जाए, कोचिंग की तैयारी करते हैं, तो मतलब तब लगा कि हाँ कि मतलब पढ़ाई में क्या है, टाइम देना पड़ेगा इन किताबों को। ठीक है सर, तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने कॉलेज पास आउट किया, तो आपने ऐसा क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी इस पॉइंट तक आने तक, लाइक नर्सिंग ऑफिसर बने तक। मतलब कॉलेज से पास आउट हुए, कोचिंग गए, कोचिंग में क्या डिफिकल्टीज आपने फेस करी, या क्या आपके ऐसे पॉइंट्स थे जिन पे आपने जो है बहुत स्ट्रांगली जो काम किया, वो आप हमें हमारे बच्चों के साथ शेयर करिए प्लीज। सबसे पहले तो जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था, सबसे जो मतलब मुझे लगा कि मतलब जिसमें मैंने सबसे ज्यादा फोकस करा है अपने 1 साल की पढ़ाई में, मतलब जो मैं 4th ईयर पास हो गया हूँ,
वो था मेरे कॉन्सेप्ट और मेरे बेस बिल्कुल जीरो थे। मुझे कुछ पता नहीं था कि मतलब क्या कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा, बेस क्या होता है नर्सिंग, हमें वो तक नहीं पता था। जैसे हमारी, मैंने बोला ना मैम, जिस हिसाब से हमारी पढ़ाई रही है 4 साल की, हमने कभी पढ़ाई करी नहीं। तो जब हम कोचिंग में एंटर हुए तो हमें पता चला कि यार ये चीजें भी होती है। मतलब मेरा, मैंने सबसे ज्यादा काम करा अपने कॉन्सेप्ट पे, प्लस जो मेरा बेस था नर्सिंग बनाने का, उसमें मैंने सबसे ज्यादा काम करा है। वो मेरा सबसे वीक पॉइंट है मेरे हिसाब से ही कोचिंग में। जो नॉट सेट जो भी पेपर होता है गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के लिए, आपका बेस और आपके कॉन्सेप्ट सबसे मजबूत होने चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो सर इसका मतलब आप जो है हीरो बने हैं उस टाइम में, है ना, कि अपने पे आपने पूरी तरीके से अपनी वीकनेस पे काम किया है, तो आप जो है हीरो बन गए। चलो ठीक है, तो फिर मैं आपको बोलना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि जो ये जर्नी होती है हमें नर्सिंग ऑफिसर बनने तक की, उसमें बहुत सारे डीमोटिवेट होने वाले टाइम आते हैं कि हमें लगता है कि अगर मतलब अब हम छोड़ दें, कि कोई कोई पॉइंट ऐसा आता है जब हमें अपने आप में ही वीक फील होने लगता है। तो सर आप उस टाइम पे क्या कहाँ से मोटिवेशन लेते थे और किस तरीके से अपने आप को वापस उसी ट्रैक पे जो है लाते थे? मैम देखो, अब आपने बहुत अच्छी बात करी मोटिवेशन को लेकर। तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, देखो जो पढ़ाई होगी, मैम देखो पढ़ाई हर कोई करता, आप भी पढ़ाई करते हैं, मैं भी। मैं अकेला कंपटीशन नहीं दे रहा हूँ, मेरे साथ 1 लाख बच्चे हैं जो पढ़ाई आ चुके हैं, वो भी कंपटीशन दे रहे हैं। सिलेक्शन होता है मामूली से 3-4 हजार का। अब वो 3-4 हजार बंदे क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। अब बात मोटिवेशन के साथ है, मेरे मानने में मोटिवेशन तो बंदे को चाहिए चाहिए, पर उसके साथ साथ उसके चाहिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब आप रोज पढ़ो, आप भले ही एक दिन में 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, पर आप पढ़ रहे हो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। आई थिंक सो कि मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अब होता क्या है ना मैम, दो तरह के बंदे होते हैं। अब जैसे मैं खुद को ले लो, एक दूसरा रहता है। सपोज हम 2 बंदे हैं, अब पढ़ाई हर कोई करता है, मैं भी करूंगा, वो भी करेगा। मैं रात के 1 बजे पढ़ता हूँ, 2 बजे तक पढ़ता हूँ, 3 बजे तक पढ़ता हूँ, वो भी पढ़ रहा है। अब मैं, हम दोनों बंदों में डिफरेंस क्या रहेगा कि जब रात को 2-3 बजे वो पढ़ने के बाद जब वो सोने जाएगा, तो एक बंदा सोचता है कि यार मैं कहाँ फंस गया, मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब इससे ज्यादा मैं प्राइवेट नौकरी कर लेता, अच्छी जॉब मिल जाती, घर के पास रहता, रात रात को मैं पढ़ रहा हूँ। तो वो ये सोच के सो जाता है। अब दूसरा बंदा क्या होगा, वो सोचता है कि यार आज अच्छी पढ़ाई हुई है, कल मैं इससे ज्यादा पढ़ाई करूंगा, इससे ज्यादा टॉपिक क्लियर करूंगा। दैट मेक्स ए डिफरेंस बिटवीन टू पीपल्स। और जो मेरे हिसाब से जो बंदे पॉजिटिव वे में सोचते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। मोटिवेशन में कुछ नहीं, मोटिवेशन इज लाइक एन नशा। जब तक आप पियोगे, जब तक आप मोटिवेशन की रील देखोगे, तब तक आपको मोटिवेशन रहता है, उसके बाद वो मोटिवेशन में डाउन हो जाएगा। पर मोटिवेशन से मेन है कंसिस्टेंसी। ठीक है सर, मतलब डिसिप्लिन जो बच्चे की लाइफ में है वो होना चाहिए ड्यूरिंग कंपटीशन, है ना, कि आपका मतलब ये है कि परमानेंट जो बच्चा है वो पढ़ता रहे, कंसिस्टेंसी जो है आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यस। ठीक है सर, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपने एम्स ज्वाइन करा, उसके बाद का एक्सपीरियंस क्या रहा? मतलब जब आपने फर्स्ट टाइम जो है एम्स जम्मू में पैर रखा, तो ऑनेस्ट फीलिंग हमारे साथ शेयर करिए कि क्या आपको फील हुआ, कि क्या आप अपनी जो मुकाम था आपने वो हासिल कर लिया, अब आप वहां पहुंच गए हो, तो अब कैसा फील हुआ आपको? मैम सबसे पहले तो जब तो सिलेक्शन हुआ ही था, तो उसके मेरे ख्याल से 2 महीने 3 महीने बाद मैंने ज्वाइन करा। तो 2-3 महीने के टाइम पे मैम ऐसा एक भी दिन नहीं गया मेरी जिंदगी जिसे मुझे कोई कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं भेजता हो, कोई अपनी बेस्ट विशेष नहीं भेजता हो। मुझे मतलब सिलेक्शन के बाद 3 महीने तक कंटिन्यू डेली के 1-2 बंदे, जो बंदे मुझे भी पहचानते थे, वो भी मुझे मैसेज करते थे। और जब मतलब पहली बार गया मैं, तो मुझे मतलब मैम जो फीलिंग थी, इन द वर्ड्स। तो मतलब एक लगता है कि मतलब आपने, जब आप वहां जाओगे आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ अचीव करा है, और इस सब के लिए जो जो मैंने सेक्रीफाइस करा है ना, इट्स ऑल वर्थ इट, उसकी कोई कीमत नहीं है। एग्जैक्टली सर, मतलब हम अभी सोच के ही आपकी फीलिंग जो है वो हमारे अंदर आ रही है कि मतलब आपको किस लेवल की खुशी जो है वहां पे एम्स जम्मू को ज्वाइन करते हुए हुई होगी। ठीक है, तो सर अभी जैसे आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए हैं,
तो एज सच मैंने अभी ऑलरेडी आपने बताया कि आपके फादर जो है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर बने हैं आपकी नर्सिंग की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वहां से। तो अभी जब आप अपनी फैमिली से मिलते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, तो किस तरीके का आपको फील होता है उनसे मिलते हुए? लाइक उनका क्या रिस्पॉन्स आता है आपकी तरफ? कुछ चेंजेस, क्योंकि रिलेटिव्स क्या होते हैं, पहले कुछ होते हैं बाद में कुछ होते हैं, तो क्या आपकी सफलता से इस चीज पे कुछ फर्क पड़ा? मैम सबसे पहले तो जब मैं अपनी जर्नी में था, मतलब कोचिंग के टाइम पे था, तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को फेस करा, उनकी बातों को मैंने ऐसे फेस करा है। तो जैसे कि आई यूज टू गो टू द शॉप एज ऑलरेडी यू नो। तो अब मैं वहाँ पढ़ता था दुकान में, तो जो बंदे आते थे तो एक नहीं दो नहीं चार, मुझे कम से कम नहीं भी तो 5 and 6 people टेल मी, मतलब देश से ना मैं कि यार दुकान में रह के थोड़ी होता है सिलेक्शन, मतलब ना ऐसी थोड़ी आ जाती है रैंक, ऐसे थोड़ा होता, मतलब ऐसे थोड़ी निकलता पेपर। तो आई पास एंड स्माइल एंड आई, मतलब मैं कुछ कहता नहीं था कि मुझे, क्योंकि हमारे पास ना मेरा टाइम था उन्हें कहने का, क्योंकि उनको कहने का एक ही रास्ता था, वो किताबों से होके जाता है। जब आपका सिलेक्शन होगा तब उनके मुंह खुद ब खुद बंद हो गए। अब जब उसके बाद जब सिलेक्शन हो गया तो मतलब आई सीन माई फादर फेस दैट, अलग एक होता है जो, मतलब एक अलग ही खुशी दिखती है उनके चेहरे पे, मतलब चाहे चाहे वो 2 लोगों के सामने खड़े हो, चाहे 10 लोगों के सामने खड़े हो, देन आई फील एंड प्राउड। और जब आप कोचिंग के टाइम पे रहते हो ना, तो जो जो लोग आप पे उंगलियां उठाते हैं ना, सिलेक्शन के बाद वही उंगलियां आपके घर का रास्ता बताएगी लोगों को। ये होता एग्जैक्टली है सबसे ज्यादा। अगर आप एक बार सिलेक्ट हो गए तो सब चीज बदल जाएगी, एक ही रात में पूरी दुनिया बदल जाती है आपके लिए, तो उनकी पॉजिटिव नेगेटिविटी भी पॉजिटिव में बदल जाएगी आपके लिए, कितना हो जाता है। हाँ सर। तो आप जो है अपने, जब आपका रिजल्ट आया तो आपने किस तरीके से अपनी फैमिली को जो है बताया कि आप नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं? मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि आपने 2 पेपर दिए, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है? तो प्रीलिम्स में जब आपका हम्म। सिलेक्शन हुआ तो एक और जो है टारगेट था मेंस का, तो क्या आपने प्रीलिम्स के तुरंत बाद अपने पेरेंट्स को बता दिया, या मेंस क्रैक करने के बाद आपने अपने घर वालों को बताया कि अब मैं आपका लड़का ऐसा नर्सिंग हुआ। ऑफिसर बन गया हूँ? तो आई थिंक सो जिस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आया उस दिन मैं लाइब्रेरी में था। मैं, मतलब मेरा ये था कि जब मैंने प्री का पेपर दे दिया था, तो मेरे अंदर ऐसा था कि यार देख, अगर सिलेक्शन होगा तो पढ़ना ही है, नहीं होगा तभी भी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। अगर प्री में हो जाता तो मेंस के लिए पढ़ना ही है, तो प्री में नहीं होगा फिर भी पढ़ना ही है अगले नॉट सेट के लिए। तो मेरे अंदर ये था। तो उस दिन क्या हुआ, ऐसे ही जैसे मैं लाइब्रेरी में बैठा होता तो प्री का रिजल्ट आ गया था, तो उसमें मैंने आई टाइप माई रोल नंबर एंड आई फाउंड इट। तो उस समय मेरे ख्याल से शाम के 7:30 बजे टाइम हो रहा था। आई डोंट माइंड, भले ही प्री का रिजल्ट था, पर एक अलग ही खुशी होती है कि अपना पीडीएफ में जैसा भी अपना नाम देखा। अब मुझे लगा, एंड आई थॉट दी टाइम वाज 9:30 एंड आई रैन आउट फ्रॉम देयर। मैं वहां से चला गया घर। अब मैंने फिर अपने घर वालों को बताया, मैंने कहा कि फ्री में हो गया। तो देन मैं मदर से, तो मैं मदर कह रही थी कि इस बार 2 पेपर क्यों, एक ही पेपर होता, तेरे लिए ही होने थे 2 पेपर, इसी बार में हो, इवन पहले पेपर में सिलेक्शन हो जाता, जरूरी है फिर दूसरा पेपर देना। तो फिर उसके अच्छा। बाद फिर मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। तो 14 दिन बाद फिर मैंने मेंस का पेपर दे दिया था। तो मेंस का पेपर मेरा प्री से तो ठीक ही हुआ था जहां तक मुझे एक्सपेक्टेड था। फिर एज यू सीन द रिजल्ट। हम्म, ठीक है सर। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मतलब एज स्टूडेंट डिमांड क्या क्या फैसिलिटीज जो है एम्स आपने एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयज जो है उनको प्रोवाइड कराता है, और क्या हमारा एम्स में एंट्री करने का रास्ता है एक्सेप्ट, मतलब नॉर्थ सेट से अलग कुछ हो सकता है क्या? मैम अगर आपको एम्स ज्वाइन करना है तो एम्स ज्वाइन करने के लिए तो पहला रास्ता तो एक नॉट सेट, दूसरा रास्ता अगर आप डायरेक्ट की उसमें अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपको सीआरई मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको नॉट सेट नहीं देना है। नॉट सेट जो आगे आपके, जो आपकी फैसिलिटीज वगैरह आपको अ, मेरे ख्याल से हर 3 साल में फैमिली के साथ एक एलटीसी मिलता है, मतलब जिसमें आप इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं वहाँ आप अपनी फैमिली के साथ घूमो, उसका सारा जो भी
प्ले एयर फेयर वगैरह जो भी है वो सारा एम सबको प्रोवाइड कराएगा। और उसमें सबसे ज्यादा तो मैम आपकी सैलरी सबसे मेन, हम्म, जिसमें आपको मीन्स अगर आप स्टार्टिंग भी करोगे तो एक अच्छी खासी सैलरी 75-80 से तो आप स्टार्ट ही करते हो। तो मेरे हिसाब से 87,000 थी, आज वो 82 है। तो मतलब अभी एक साल हुआ है, मतलब इतना हाइक हो रहा है आपकी सैलरी में। तो इसके लिए मैं तो बोलता हूँ आप इसी सैलरी को अपना मोटिवेशन बनाओ, इसी लाइफ को अपना मोटिवेशन बनाओ। कुछ फर्क नहीं पड़ता मैम, आप अपने घर के एम्स में हो, आप अपने दूर के एम्स में हो, आजकल सिलेक्शन होना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब घर तो एग्जैक्टली। मैम एक दिन छोड़ना पड़ेगा। भगवान राम ने 14 साल का वनवास त्यागा था, करा था अपना घर छोड़ के। इसलिए घर में कुछ नहीं है मैम आजकल रखा हो। आपको अगर आपको अपनी लाइफ बनानी है तो आपको घर से बाहर जाना ही पड़ेगा, चाहे आज कोई भी हो। ठीक है। एंशियंट ओके टाइम से सर। जिन्होंने घर छोड़ा है आज भी लोग घर छोड़ते हैं। आप एक सक्सेसफुल बनने के लिए ही हर कोई घर में छोड़े, जो घर में रह गया मैम वो कुछ नहीं कर सकता, मेरा वो मानना ही है। एग्जैक्टली सर। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सैलरी यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी है वो स्टार्टिंग में आपको मतलब एज अ फ्रेशर आप जब ज्वाइन करते हैं तो क्या हमारी स्टार्टिंग सैलरी होती है? मैम अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करेंगे तो आपको 74 तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। और उसके बाद सेवेंटी फोर आपके हर साल, थाउजेंड पर मंथ हर 6, हाँ 74,000 पर मंथ मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इसके ऊपर का अलग है। ये मैं ओके। मिनिमम बता रहा हूँ, इतनी तो आपकी होगी होगी। और उसके बाद हर साल आपके 3 बार सैलरी हाइक होती है। 2 बार डीए की होती है, एक बार आपका इंक्रीमेंट लगता है। मीन्स आपकी हर साल 5,000 तक सैलरी हाइक होगी होगी। ओके सर। ठीक है। तो फिर आपको कैसा पता ही है फील अगले हुआ साल था? का। हम्म। तो कैसा फील हुआ था जब पहली सैलरी क्रेडिट हुई थी आपके बैंक अकाउंट में सर? उस दिन तो बहुत मतलब अलग ही अलग ही फील हो रहा था। मतलब पहली बार मैंने इतना अमाउंट देखा होगा अपने सैलरी उसमें, अपने बैंक अकाउंट में। और फिर उसके बाद मैंने क्या करा, फिर सैलरी अपने फादर को ट्रांसफर करी। तो जब मैंने उनका अपना गूगल पे खोला तो उसमें मैंने हर पेमेंट रिसीव करा था उनसे, कभी मैंने उन्हें दिया नहीं था वापस। तो उस दिन एग्जैक्टली। लग रहा था कि हाँ भाई इतना अमाउंट जा रहा है, मतलब हमेशा रिसीव ही लिया है उनसे, कभी उन्हें दिया नहीं था। उस दिन पहली बार उन्हें मैंने अपनी सैलरी दी फिर। ठीक है। तो उनके लिए भी एक प्राउड मोमेंट होगा कि हमारा लड़का जो है अब नर्सिंग ऑफिसर बन गया है, तो एक बड़ा अमाउंट जो है वो सैलरी का आने लगा है। ठीक है। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि लास्ट में जो कुछ बच्चे हैं आजकल नर्सिंग ऑफिसर वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनके लिए मोटिवेशन अगर आप कुछ बता सकते हैं कि क्या वो करें अपनी लाइफ में ऐसा चेंज जिससे वो जो है बैक स्टेप से थोड़ा सा आगे आ जाए और अपनी जो ड्रीम है उसको पूरा कर सके। तो मैम सबसे पहले तो जो आज का सबसे पहले जो कंपटीशन होगा वो काफी हो चुका है। अब जो है मेन है आपका टाइमिंग। आप पढ़ते किस हिसाब से हो, आप पढ़ते कौन सी बुक देखो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको जो 1 लाख की भीड़ रहती है ना, उस 1 लाख की भीड़ से आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। एनक्लेक्स हर कोई पढ़ता है, टारगेट हायर कोई पढ़ता है, मॉस भी लिंक आजकल हर कोई पढ़ रहा है। ऑनलाइन क्लास भी हर कोई लेता है। अब मैम आप हर कोई वो कर रहे हैं तो आपको उससे क्या करना है, 1-2 कदम आगे लेके चलने हैं। आपकी कोचिंग है, आपका अगर आपको पता है, मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि नोट से ज्यादा आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो मेरे ख्याल से नोट्स में आप सीपीआर पढ़ोगे, उसके अलग अलग मतलब 2 पेज में सीपीआर खत्म हो जाएगा। पर अब क्वेश्चन अगर आप सीपीआर के करोगे तो क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि वो सीपीआर कितनी तरह से पूछा जा सकता है। ये होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। नोट्स आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए आपको। फंडा, पीडिया, ओबीजे, अमेजन, दीज आर द बेस ऑफ द नोट सेट। अगर आपका फंडा तेज है, आपका ओबीजे तेज है, अगर आपका पीडिया है, एमएसएन है, तो मतलब आपने 80% पेपर आप आराम से करके आ सकते हो नोट सेट। और इसमें आपका ही रोल रहता है, आपके फैमिली वालों का सपोर्ट होना चाहिए, आपका फ्रेंड्स का सपोर्ट होना चाहिए। और जो रिलेटिव्स की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना है, मतलब रिजल्ट में कभी फोकस नहीं करना है कि यार इस बार इतनी परसेंटाइल दी, ये कम है ये कम है, इसमें ही नहीं। अपनी मेहनत करते रहो और जो किताबें हैं और जो पढ़ाई है उनके साथ इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। अगर आपको जिस दिन पढ़ाई को लेके पढ़ने में मजा आने लग गया ना, उस दिन आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चाहे अब सिलेक्शन आपका सिर्फ एक ही बंदा रोक सकता है, वो आप खुद ही।
ना आपका कोई टीचर आपका सिलेक्शन रोक सकता, ना आपका दोस्त, ना आपका भाई, ना आपकी पत्नी और पेरेंट्स। आपका सिलेक्शन कराना हम ही आप ही के हाथ में है, और आप ही अपना सिलेक्शन करा सकते हो और आप ही अपना सिलेक्शन गवा सकते एग्जैक्टली। सो थैंक यू सर, आपने हमारे बच्चों को जो इतना अच्छे से हो। मोटिवेट किया, अपनी जर्नी हमारे साथ डिस्कस करी। थैंक यू वेरी मच, अपना इतना जो प्रीशियस टाइम है हमारे लिए देने के लिए। एंड बेस्ट विशेस सर कि आप अपने फ्यूचर में और ज्यादा ग्रोथ करो, और हमारे साथ इसी तरीके से नेक्स्ट इंटरव्यू में आप किसी और पोजीशन के साथ मिले, एसएनओ के साथ मिले। और थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द। हाँ सर, ठीक है, ओके। विल टॉक लेटर सर, थैंक यू वेरी मच। ओके।